हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक शर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं बाजीराव नर्सिंग एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और आज आपका बहुत ही ज्यादा शुक्रिया और तहे दिल से धन्यवाद आपके अपने चैनल पर 500 सब्सक्राइबर पूरे होने पर। बात करते हैं, इसी तरीके का प्यार आपका आगे भी बना रहेगा तो एक दिन आपको नया एक मुकाम हासिल करके दिखाना है। आपकी मेहनत से और अपनी मेहनत से आपको जो वादा किया था पहली क्लास में कि आपको नर्सिंग ऑफिसर और कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर बनाना है, तो वो जिम्मेदारी हमारी है। बस आप अपना काम बखूबी से करते रहिए और अपनी पढ़ाई और स्टडी को कंटिन्यू करते रहिए। आने वाले समय में आप बिल्कुल विजेता थे, अब भी विजेता, और आने वाले समय में भी आप विजेता बनकर के उभरोगे। कि सफलता आपका परिचय दुनिया से करवाती है, लेकिन असफलता दुनिया का परिचय होगा आपसे करवा देती है। तो वक्त ना लगाइए निर्धारित करने में कि आपको क्या करना है, वरना वक्त निर्धारित कर देता है कि आपका क्या करना है। तो समय रहते आपको समझ जाना है कि यहाँ पर कि जिसने किया कल दिन गया टल, जिसने कहा परसों बीत गए वर्षों, जिसने कहा आज उसने किया राज। तो आज का काम आपको अभी करना है, आज ही करना है और अभी करना है। तो आज अपने स्टडी को कंटिन्यू रखिए, अपनी मेहनत से, अपने जोर शोर जुनून सजबे के साथ में। कि रिकॉर्ड वही तोड़ते हैं जिनकी रगों में खून नहीं बल्कि लक्ष्य पाने के लिए जुनून दौड़ता है। कि यहाँ पर दो तरीके का आपको सेंटेंस देखने को मिलेगा, या दो तरीके के आपके जीवन में कठिनाइयां हो सकती है। पहली एक बात की, अगर आपके जीवन में कभी स्ट्रगल आता है, कोई संघर्ष आता है, तो कभी भी संघर्ष से आपको भागना नहीं चाहिए। क्योंकि जो कभी इंसान संघर्ष से परिचित नहीं हुआ, इतिहास गवाह है, वो कभी चर्चित नहीं हुआ। जब लोग मिलेंगे आपसे तो आपकी खैरियत नहीं, आपकी हैसियत पूछते हैं। जिंदगी हो या व्हाट्सएप, लोग स्टेटस ही देखते हैं। तो इसलिए आपको अपना स्टेटस को मेंटेन करके रखना है। 80,000 नर्सिंग ऑफिसर बनकर दिखाना है। और जो पहले क्लास में जो सपना देखा था नर्सिंग ऑफिसर बनने का, उसे पूरा करने का अब समय आ गया है। तो अपनी लग्जरी लाइफ जीने के लिए आपको एक बेहतर स्टेटस की जरूरत है, और वो तभी मिल सकता है जब आज आप मेहनत करोगे। तो आने वाले समय में आप नर्सिंग ऑफिसर बनकर के जब एक लग्जरी लाइफ जियोगे, तो उस टाइम पे आप अपने और अपने परिवार वालों के सपनों को आसानी से पूरा कर सकते हैं। तो यहाँ पर अपन बात करेंगे आज रेबीज के बारे में कि रेबीज क्या होता है, किससे फैलता है। तो रेबीज में बताने वाला हूँ कि रेबीज है वो एक क्या है, एक वायरल डिजीज होती है जो कि एक वायरस से फैलने वाला होता है। अब इसका पॉजिटिव एजेंट क्या होता है, तो पॉजिटिव एजेंट की बात करते हैं कि रेबीज किससे फैलता है। तो ये इसका पॉजिटिव एजेंट होता है लिस्सा वायरस या रब्डो वायरस से फैलने वाली एक डिजीज होती है। ये क्या होता है, आरएनए वायरस होता है, आरएनए भी न्यूट्रोट्रॉपिक वायरस होता है। शेप की बात करें तो एक बुलेट शेप का होता है, बिल्कुल गोली की शेप का, आकार का होता है। बुलेट आपने देखा होगा, बुलेट का मतलब होता है कि जो गोली होती है, गोली की कुछ ऐसे गोली की शेप का अगर देखने को मिलता है कोई वायरस, तो उसका रेबीज वायरस होता है। उसकी शेप भी कैसी होती है, बिल्कुल गोली के आकार की होती है। यहाँ पर आपने बंदूक की गोलियां देखी होगी, तो कुछ इस तरीके के गोली के आकार का बुलेट शेप का देखने को मिलेगा। अब मेनली बात करते हैं रेबीज कितने टाइप का हो सकता है। तो रेबीज 2 टाइप का पाया जाता है, एक होता है स्ट्रीट वायरस, एक होता है फिक्स्ड वायरस। अब स्ट्रीट वायरस होता है मेनली क्या होता है, पैथोजेनिक होता है। जबकि बात करें स्ट्रीट वायरस की तो फिक्स वायरस की, तो फिक्स वायरस लेस पैथोजेनिक होता है। बात करते हैं यहाँ पर स्ट्रीट वायरस, तो स्ट्रीट वायरस में नेगरी बॉडीज बनती है। बात करें कि यहाँ पर फिक्स वायरस में नेगरी बॉडी नहीं बनती है। जो नेगरी वो फिक्स यहाँ पर जो आपका स्ट्रीट वायरस होता है मेनली ये क्या होता है, रैबिज करता है। लेकिन बात करें यहाँ पर फिक्स वायरस की, तो उससे वैक्सीन बनाई जाती है। तो ये मेनली इसमें डिफरेंस होता है। बात करते हैं रेबीज के बारे में, आप पढ़ते हैं कि रेबीज क्या है। तो रेबीज एक क्या होता है, यहाँ पर रेबीज इज ए वायरल डिजीज। ये क्या है, एक वायरल डिजीज है। कल अपन ने पढ़ी थी वहां पर बैक्टीरियल डिजीजों के बारे में, तो आज पढ़ते हैं यहाँ पर वायरल डिजीज के बारे में कि कौन कौन सी ऐसी वायरल डिजीज है। तो यहाँ पर पढ़ने वाले हैं अपन, ये क्या है, रेबीज इज ए वायरल डिजीज। ये वायरस से होने वाली एक डिजीज होती है। अब वायरस कौन सा होता है या पॉजिटिव एजेंट क्या है इसका, तो पॉजिटिव एजेंट तो इसके लिए जिम्मेदार होता है वो लिस्सा वायरस होता है, लिस्सा वायरस। और लिस्सा वायरस क्या है, ये एक कौन सा वायरस होता है, आरएनए वायरस या डीएनए वायरस। तो ये क्या है, एक डीएनए आरएनए वायरस होता है। डीएनए वायरस ये नहीं होता है। आगे बात करते हैं, डीएनए वायरस अपन ने पढ़े थे कौन कौन से होते हैं, हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस डी होते हैं। ये क्या है, डीएनए वायरस होता है। लेकिन बात करें रेबीज की, तो रेबीज होता है इसका पॉजिटिव एजेंट लिस्सा वायरस, या लिस्सा वायरस कोई आप नाम दे सकते हैं रेब्डो वायरस।
लिस्सा वायरस और रेब्डो वायरस की द्वारा फैलने वाला एक रोग है जो कि एक वायरल डिजीज होती है, आरएनए वायरस से फैलती है। बात करते हैं इसके शेप की कि इसका जो शेप होता है वो कौन सा शेप देखने को मिलेगा, इसकी जो आकार आकृति होती है वो कैसी होती है, तो बुलेट शेप की देखने को मिलेगी। बुलेट बुलेट राजा, आपने बुलेट तो खूब देखी होगी। यहाँ पर जो गाड़ी चल रही है आपकी बुलेट, बहुत ही ज्यादा शानदार शानदार जिंदाबाद है, लेकिन उसकी आवाज है उससे क्या करती है, पोल्यूशन करती है, एयर पोल्यूशन करती है। इसीलिए उसको मेरे हिसाब से तो बैन कर देना चाहिए बुलेट को, क्योंकि वो बहुत ज्यादा क्या करती है, नॉइस पोल्यूशन करती है। वैसे इसमें बहुत दम होती है, लेकिन इसका जो साइड इफेक्ट है बहुत ज्यादा एयर पोल्यूशन करती है। और लोग तो कुछ में उसके जो साउंड होता है उसको भी ओपन करवा के रखते हैं ताकि उनका जोश जुनून और जज्बा कायम रहे कि उसके पास बुलेट है। लेकिन ऐसा नहीं करना है मेरे दोस्तों, आपको अपने पर्यावरण या एनवायरनमेंट के साथ में दोस्ती निभानी है, दुश्मनी नहीं करनी है, नहीं तो आपको भारी पड़ सकता है। आगे बात करते हैं, बुलेट शेप का ये वायरस देखने को मिलता है, कैसा होता है अब ये, तो यहां पर बात करेंगे ये क्या है, लिस्सा वायरस, रेब्डो वायरस है। बात करते हैं टाइप्स की, तो ये 2 टाइप्स का देखने को मिलेगा। जो लिस्सा वायरस या रेबिस वायरस होता है ये कितने टाइप का होता है, 2 टाइप का देखने को मिलता है। पहला होता है कि ये एक तो स्ट्रीट वायरस हो सकता है, या फिर बात करें एक होता है फिक्स्ड वायरस होता है। तो स्ट्रीट वायरस और फिक्स वायरस में क्या फर्स्ट फर्क होता है, इन दोनों के बीच का अपन को फर्क देखना है। तो बात करते हैं यहाँ पर फर्क की पहला होता है कि ये स्ट्रीट वायरस सबसे ज्यादा हाईली पैथोजेनिक होता है। ये इस पैथोजेनिक का मतलब होता है डिजीज को ट्रांसमिट करने की जो कैपेसिटी होती है, रेट होती है, वो ज्यादा होती है। लेकिन बात करें यहाँ पर फिक्स्ड वायरस की, ये लेस पैथोजेनिक होता है, इसमें जो डिजीज ट्रांसमिशन होता है वो कम देखने को मिलेगा। बात करते हैं स्ट्रीट वायरस की, तो स्ट्रीट वायरस से क्या बनाया जा सकता है, यहाँ पर स्ट्रीट वायरस होता है वो मेनली क्या करने के काम आता है, तो यहाँ पर इससे स्ट्रीट वायरस क्या फैलाता है, तो रेबीज कर सकता है। यहाँ पर ये क्या करेगा, कॉज रेबीज, ये रेबीज करता है, लेकिन ये नॉट कॉज रेबीज, ये रेबीज नहीं करेगा। तो यहाँ पर ये नॉट कॉज रेबीज, ये रेबीज नहीं करता है। इसको यूज किया जाएगा, यूज्ड इन वैक्सीन, इसको वैक्सीन में क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। और वैक्सीन में अगर यूज करना है तो कौन सी वैक्सीन में यूज करेंगे, किल्ड वैक्सीन में इसका यूज किया जाता है। बात करते हैं 3rd नंबर पे कि जो स्ट्रीट वायरस होता है उसमें क्या देखने को मिलेगी, नेगरी बॉडी देखने को मिलती है। यहाँ पर ये नेगरी बॉडीज फॉर्म करता है, तो नेगरी बॉडी देखने को मिलेगी। बात करते हैं फिक्स्ड वायरस में, तो फिक्स्ड वायरस में नेगरी बॉडी होती है वो नॉट फॉर्म्ड, यहाँ पर नेगरी बॉडीज देखने को नहीं मिलती है। तो ये कुछ इसका बेसिक डिफरेंस होता है कि फिक्स्ड वायरस और स्ट्रीट वायरस में क्या क्या अंतर देखने को मिलेगा। तो फिक्स्ड वायरस हाईली पैथोजेनिक होता है, रेबीज करता है और नेगरी बॉडीज में देखने को मिलती है। बात करते हैं कि यहाँ पर लेस पैथोजेनिक होगा फिक्स्ड वायरस, यूज किया जाता है वैक्सीनेशन में, इसका यूज करेंगे वैक्सीन का बनाने में। बात करते हैं इससे नेगरी बॉडीज होती है वो फॉर्म नहीं की जाती है। अब यहाँ पर नेगरी बॉडी किसमें एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर आप स्टार मार्क लगा सकते हैं कि नेगरी बॉडीज किसमें देखने को मिलती है। तो आपको आंसर देना है नेगरी बॉडी किसमें देखने को मिलेगी, तो यहाँ पर आपको आंसर देना होता है कि रेबीज में क्या देखने को मिलती है, नेगरी बॉडीज देखने को मिलती है। अब बात करेंगे इसके मोड ऑफ ट्रांसमिशन की, तो इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन है, अब मान लीजिए मेनली आपने सुना होगा कि रेबीज होता है वो किसके काटने से फैलता है, तो जल्दी से आप कमेंट करके बताइए कि यहाँ पर रेबीज होता है वो किसके काटने से फैलता है, ये कौन से किसके बाइट करने से फैलता है। तो रेबीज आपने मेनली सुना हुआ है कि रेबीज होता है वो कुत्ते के काटने से फैलता है, ये आपने सुना होगा दोस्तों। मेनली जो रेबीज होता है इसके बारे में यही है कि ये केवल कुत्ते के काटने से फैलता है, लेकिन कुत्ता हो कोई भी एनिमल्स के काटने से फैल सकता है, डॉग के बाइट से हो सकता है, बफेलो, काऊ, यहाँ पर कैट या किसी और भी तरीके के जो भी आपके एनिमल्स होते हैं उन सभी से ये फैल सकता है। लेकिन मेनली जो आपने आज तक सुना है वो किससे फैलता है, कुत्ते के काटने से फैलता है, क्योंकि कुत्ता ही नालायक होता है, वो जाकर के मेनली क्या करता है, अटैक कर देता है यहाँ पर लोगों पर। और मेनली क्या होता है, कुत्ते देखने को मिलते हैं आपके गली में, चौराहे पर, जहां भी आप जाओगे कुत्तों से आपका संपर्क हो जाता है। इसीलिए इसी वे में जो कॉमनली आपके सामने आता है वो डॉग बाइट ही होता है। बात करते हैं यहाँ पर मोड ऑफ ट्रांसमिशन की, किसका,
एमओटी क्या होता है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या देखने को मिलेगा, तो मेनली ये फैलता है, किससे फैलता है, मोस्ट कॉमन मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात करें, मोस्ट कॉमन मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होगा, तो यहाँ पर एनिमल बाइट से देखने को मिलता है, एनिमल बाइट। और एनिमल बाइट में भी मेनली कौन सा बाइट होगा, तो यहाँ पर डॉग बाइट होता है, वो मेनली क्या होता है, डॉग बाइट है, वो मोस्ट कॉमनली देखने को मिलता है। लेकिन ये फैल सकता है, किस किस से फैल सकता है, डॉग बाइट से, कैट बाइट से, मंकी के बाइट से, बफेलो बाइट से, या फिर काऊ के बाइट कर ले, या फिर किसी तरीके का गॉड, शिप, बफेलो कुछ भी बाइट कर सकता है, कोई भी एनिमल के बाइट करने से एक दूसरे में फैल सकता है। तो एनिमल बाइट से फैलेगा, तो यहाँ पर आपको डॉग बाइट है, मोस्ट कॉमन होता है। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि मोस्ट कॉमन किसके काटने से फैलता है, तो डॉग बाइट है, और मोस्ट कॉमनली देखने को मिलता है, क्योंकि हर आप जगह पर आपको बंदर नहीं मिलते हैं, लेकिन कुत्ता आपको हर जगह पर, हर गली में, हर चौराहे पर, हर बाजार में, हर मकान में, हर दुकान के सामने आपको कुत्ता देखने को मिलता है। इसीलिए ये मोस्ट कॉमन मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात होती है। आगे इसके अलावा ये कैट बाइट से फैल सकता है, डॉग के बाइट से फैल सकता है। आगे बात करें यहाँ पर काऊ बाइट से भी फैल सकता है, मंकी से फैल सकता है, गॉड से फैल सकता है, बकरी से फैल सकता है, भेड़ से फैल सकता है, शिप से फैल सकता है, या बात करें कि यहाँ पर बफेलो के बाइट से भी ये फैल सकता है। तो कोई भी अगर कोई एनिमल है उसके बाइट कर लिया है, जिसमें रेबीज था और उसने आपको बाइट किया है, तो उसके बाइट से ये मेनली फैल सकता है। आगे बात करते हैं, ये मेनली बाइट से फैलता है, लेकिन बात करें किससे नहीं फैलता है, तो रोडेंट से, और जो ह्यूमन बाइट होती है उससे नहीं फैलता है। तो ये किससे नहीं फैलेगा, नॉट स्प्रेड, या नॉट स्प्रेड फ्रॉम रैट या रोडेंट। रैट जिसे कि रोडेंट होते हैं, उसमें क्या आते हैं, रैट्स वगैरह आते हैं। तो रैट बाइट हुआ, रैट बाइट से नहीं फैलता है, और ह्यूमन बाइट से भी नहीं फैलता है, लेकिन ह्यूमन बाइट में से थोड़ा बहुत चांस होता है, लेकिन रैट बाइट से ये मेनली नहीं स्प्रेड होता है। बात करते हैं यहाँ पर ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन से फैलने के इसमें चांसेस होते हैं, तो यहाँ पर ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन से भी फैल सकता है। तो ऑर्गन, अगर आपने ऑर्गन का ट्रांसप्लांटेशन किया है, अगर मान लीजिए किसी पर्सन में क्या था, वहां पर रेबीज था, और उसका अगर आपने ट्रांसप्लांट कर दिया है, रेबीज को क्या कर दिया है, वहां पर ट्रांसप्लांट कर दिया है, तो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन से फैलता है। मेनली किसके ऑर्गन के ट्रांसप्लांटेशन से फैलेगा, तो जो मेनली ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है कॉर्निया होती है। अब जो कॉर्निया होता है, आई का जो कॉर्निया होता है, डोनेट करने वाला पार्ट होता है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि आई में से डोनेट करते हैं तो वो कौन सा पार्ट होता है, तो आई का जो कॉर्निया वाला पार्ट होता है उसी को आई के डोनेशन में यूज किया जाता है। तो कॉर्निया, तो जब आई का क्या करेंगे, अगर डोनेशन करेंगे, अगर मान लीजिए मेरे को रेबीज है और मैंने क्या कर दिया है, आई का डोनेशन कर दिया है, तो मेरे में से दूसरे पर्सन में जिसको आई या कॉर्निया का मेनली आप ट्रांसप्लांटेशन करोगे उस पर्सन में, तो उस पर्सन में भी चांसेस होते हैं कि उसको क्या हो सकता है, रेबीज हो सकता है बाय द लिक ऑन द नॉन इंटैक्ट स्किन, या फिर फैल सकता है बाय लिक ऑन नॉन इंटैक्ट स्किन। अब नॉन इंटैक्ट स्किन का मतलब क्या होता है, नॉन इंटैक्ट स्किन का आप क्वेश्चन का आंसर बताइए कि नॉन इंटैक्ट स्किन क्या होती है, जल्दी से कमेंट करके बताइए। नॉन इंटैक्ट स्किन का मतलब होता है यहाँ पर कि नॉन इंटैक्ट का मतलब होता है जिस ऐसी स्किन जिसकी की कंटिन्यूटी ब्रेक हो चुकी है। आप यहाँ पर देखिए, ये मेरा हैंड दिखाई दे रहा है आपको, ये पूरी तरीके से इसकी जो स्किन है वो कंटिन्यूटी में है, लेकिन अगर यहाँ पर किसी तरीके का कोई इंजरी हो जाती है, वुंड हो जाता है यहाँ पर, या कटफट हो जाता है यहाँ पर, तो उसकी वजह से स्किन की ब्रेक डाउन था वो हो चुका है, और उसे वुंड के नाम से जानते हैं। जब यहाँ पर स्किन का ब्रेकडाउन होगा तो यहाँ की स्किन थी वो नॉन इंटैक्ट हो चुकी है, यहाँ पर इंटैक्ट नहीं है, बिल्कुल पूरी तरीके से कंटिन्यूटी में नहीं है। तो अगर मान लीजिए किसी डॉग को क्या था, आपने जो कुत्ता पाल रखा था, क्योंकि आजकल तो एक फैशन हो गया है डॉग को पालने का, या पेट को पालने के लिए आपको डॉग को पालते हैं, वो बहुत ही ज्यादा ट्रेंड में आ गया है। यहाँ पर लोग, गरीब लोग हैं, वो यहाँ पर मेनली नंगे पैर घूमते हैं, लेकिन एक
कुत्ता होता है उसकी भी क्या किस्मत है कि वो अपने मालिक की गोद में बैठकर बड़ी बड़ी सिटियों में अच्छी अच्छी कारों में फरारी की सफारी करने में बिजी रहता है। तो लेकिन यहाँ पर आपको देखना है कि अगर मान लीजिए आपने कोई डॉग था, उसको आपने मान लीजिए आपका कोई पालतू कुत्ता है और उसको रेबीज हो गया है, आप उसके साथ में बहुत ज्यादा हंसी खुशी के साथ रहते हैं, बहुत ज्यादा उसके साथ में अपना टाइम स्पेंड करते हैं, लेकिन वो कुत्ता आपके पास आता है, आपके यहाँ पर घाव या नॉन इंटैक्ट स्किन थी उसको आकर के यहाँ पर लाइक करने लग जाता है। मतलब यहाँ पर लाइक का मतलब होता है कि वो अपनी टंग से यहाँ पर क्या करेगा, यहाँ पर उसको लिक करने लग जाता है। तो उसकी वजह से भी क्या हो सकता है, रेबीज का ट्रांसमिशन हो सकता है, क्योंकि उसकी जो लार में या सलाइवा में जो रेबीज वायरस था वो आपके डायरेक्ट एंटर कर जाता है स्किन के अंदर। तो वहां पर भी चांसेस देखने को मिल सकता है कि वहां पर रेबीज हो सकता है। बात करेंगे इसके बाद में इसके इंक्यूबेशन पीरियड की कि इसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है। तो इंक्यूबेशन पीरियड मेनली देखने को मिलेगा 3 वीक से लेकर के 12 वीक तक का इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है। जो कॉमनली देखने को मिलता है 3 वीक से 12 वीक तक का ये इंक्यूबेशन पीरियड होगा। 3 वीक से लेकर 12 वीक तक का देखने को मिलता है, लेकिन ये 5 दिन से कम हो सकता है और मोर देन 2 ईयर तक का भी देखने को मिल सकता है। तो 5 दिन से कम और 2 साल तक है ज्यादा का भी देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो किस पर डिपेंड करेगा। अब मान लीजिए कोई पर्सन था, मैं मान लीजिए मैं हूं, अगर मेरे पर्सन ने या कोई डॉग था, उस डॉग ने आकर के मेरे को बाइट किया, अगर मेरे को बाइट किया है नीचे एंकल के पास में, तो वहां से अब मेनली जो डिपेंड करता है इंक्यूबेशन पीरियड, वो पहले समझ लीजिए किस पे डिपेंड करेगा। तो इंक्यूबेशन पीरियड होता है मेनली डिपेंड करता है आपके कि यहां पर सीएनएस और ब्रेन तक पहुंचने में वायरस को जो कितना टाइम लगेगा, डिस्टेंस कितनी है, जहां पर बाइट किया वहां से वायरस आपकी बॉडी में एंटर करेगा और उसको ब्रेन और सीएनएस तक पहुंचने में कितनी डिस्टेंस लेनी है। अब जितनी ज्यादा डिस्टेंस होगी इंक्यूबेशन पीरियड भी उतना ही ज्यादा देखने को मिलेगा। लेकिन बात करते हैं, अब कोई मान लीजिए थोड़ी देर के लिए टेडी को आप थोड़ी देर के लिए डॉग मान सकते हैं, अगर ये टेडी नहीं थोड़ी देर के आपको समझाने के लिए अगर ये डॉग मान लीजिए थोड़ी देर इस टेडी को, तो यहां पर इस डॉग ने आकर के जैसे ही मेरे मान लीजिए एंकल पे बाइट किया, अगर इसने आकर के मेरे एंकल को पकड़ा है, वहां पर आकर के इसने अटैक किया है एंकल पे, तो अब आप एंकल से लगाइए, एंकल से ब्रेन और सीएनएस तक पहुंचने में उसको क्या करना है, लंबी डिस्टेंस है उसको कवर करना पड़ेगा, लंबी डिस्टेंस तय करनी है। तो वहां पर इसका इंक्यूबेशन पीरियड होगा ज्यादा देखने को मिलेगा। तो इंक्यूबेशन पीरियड यहां पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है यहां पर किसके कि डिस्टेंस कहां पर है, जितनी ज्यादा डिस्टेंस होगी उतना ही ज्यादा इंक्यूबेशन पीरियड होगा, जितनी कम डिस्टेंस होगी इंक्यूबेशन पीरियड भी उतना ही कम होगा। लेकिन इंक्यूबेशन पीरियड किसके इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पैथोजेनेसिटी के। पैथोजेनेसिटी जितनी ज्यादा होती है इंक्यूबेशन पीरियड उतना ही कम होता है, जितनी कम पैथोजेनेसिटी होती है उतना ही ज्यादा क्या होता है, इंक्यूबेशन पीरियड होता है। तो ये अपन ने पहले डील किया हुआ है। बात करते हैं, अब मान लीजिए इस डॉग ने आकर के मैं बैठा था और मैं बैठा था तो मेरी गर्दन पे आकर के यहां मान लीजिए इसने बाइट कर दिया। अब इसने यहां पर मेरे को जैसे ही बाइट किया, तो बाइट करते ही ये तुरंत क्या हुआ, यहां से तुरंत सीएनएस पास में ही है, सीएनएस और ब्रेन क्या है इसके पास में है, तुरंत ये यहां से जल्दी से ट्रेवल करके सीएनएस और ब्रेन तक पहुंच जाएगा और तुरंत इसके क्या आने लग जाएंगे, इंक्यूबेशन पीरियड होगा, शॉर्ट देखने को मिलेगा, तुरंत इसके साइन एंड सिम्टम देखने को मिल सकते हैं। तो यहां पर इसी तरीके से इंक्यूबेशन पीरियड मेनली किस पे डिपेंड करता है कि वहां पर जो डिस्टेंस थी कवर करने के लिए कि वहां से वायरस एंटर करेगा और ब्रेन और सीएनएस तक पहुंचने में उसको कितनी डिस्टेंस का सामना करना है, कितनी दूरी तय करनी है, तो उस हिसाब से उस पर ये मेनली डिपेंड करता है। तो हंसकर जीना दस्तूर है जिंदगी का, बस यही किस्सा मशहूर है जिंदगी का, बीते हुए दिन कभी लौट कर नहीं आते, यही सबसे बड़ा कसूर है जिंदगी का। इसलिए जिंदगी के हर लम्हे को खुशियों में बिताओ, रोने का टाइम कहाँ है, सिर्फ मुस्कुराओ, चाहे दुनिया तुम्हें कहे पागल आशिक आवारा, पर याद रखना ये जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, ये जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। तो इसीलिए आपको हमेशा अपने जीवन के उन पलों को, उन आनंददायक पलों का आपको आनंद लेना है, हंसी खुशी के साथ अपना जीवन व्यतीत करना है और इसी के साथ आपको अपनी स्टडी को मेनली फोकस करके स्टडी पर अपने और अपने परिवार वालों का नाम रोशन करना है और अपने परिवार वालों के सपनों को पूरा करना है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर इंक्यूबेशन पीरियड आपने मेनली देख लिया है। अब
इसके टाइप के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पर इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन करें देखेंगे। टाइप देख लिया आपने, स्ट्रीट वायरस और फिक्स वायरस का। अब आगे बढ़ते हैं किसका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या देखने को मिल सकता है। तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में 2 टाइप का ये देखने को मिलता है, अलग अलग टाइप का हो सकता है, फ्यूरियस हो सकता है। और सेकंड नंबर की बात करें तो यहाँ पर पैरालाइटिक रेबीज देखने को मिलेगा। तो फ्यूरियस रेबीज कितना कितना परसेंट होता है, 70% केसेस में क्या होता है यहाँ पर फ्यूरियस रेबीज देखने को मिलता है। और 30% केसेस में कौन सा देखने को मिलेगा, तो 30% केसेस में देखने को मिलता है पैरालाइटिक रेबीज, जबकि 70% केसेस में देखने को मिलेगा फ्यूरियस रेबीज देखने को मिलता है। आगे बात करने वाले हैं इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, फिर डायग्नोसिस कैसे करते हैं, इसका मैनेजमेंट क्या होगा, इसका वैक्सीनेशन क्या होता है, इन सभी एस्पेक्ट के बारे में अपन डील करेंगे। तो मैक्सिमम अपने दोस्तों तक इस क्लास को शेयर कर दीजिए ताकि आने वाली हर एग्जाम में इसका सभी को आप बेनिफिट मिल सके। तो बात करते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के बारे में, किसका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या रहने वाला है। तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की अपन बात करेंगे। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में मेनली 2 टाइप का देखने को मिलेगा, इसको डिवाइडेड किया गया है 2 टाइप्स में करते हैं। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन को डिवाइड कर दो 2 टाइप में। पहला होता है यहाँ पर फ्यूरियस रेबीज, एंड सेकंड वन का जो रेबीज देखने को मिलेगा वो होता है पैरालाइटिक रेबीज। पैरालाइटिक रेबीज, फ्यूरियस रेबीज एंड पैरालाइटिक रेबीज के कौन कौन से साइन एंड सिम्टम देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन फ्यूरियस रेबीज की, या बात कर लेते हैं जो अर्ली सिम्टम होते हैं वो दोनों ही फ्यूरियस रेबीज में भी और पैरालाइटिक रेबीज में दोनों सेम देखने को मिलेगा। तो मेनली जो कॉमन साइन एंड सिम्टम की बात करते हैं, कॉमन साइन एंड सिम्टम दोनों में क्या देखने को मिलेगा, बहुत स्टेज में बहुत टाइप में कौन कौन से देखने को मिल सकते हैं। तो कॉमन साइन एंड सिम्टम में पहला होगा कि फीवर आ सकता है, फीवर के बाद में बर्निंग सेंसेशन देखने को मिलेगा वुंड साइट पर, जहां पर कुत्ते ने या किसी और एनिमल्स ने काटा है वहां पर क्या देखने को मिलेगा, बर्निंग देखने को मिलेगा, प्रिकलिंग सेंसेशन, बर्निंग और प्रिकलिंग सेंसेशन देखने को मिलते हैं वुंड साइट पर। मेनली क्या देखने को मिलेगा, फीवर हो सकता है, बर्निंग और प्रिकलिंग सेंसेशन देखने को मिलेगा। अब कहां पर देखने को मिलता है, तो वुंड साइट पर, जहां पर वुंड था, जहां पर यहां पर किसी ने, कुत्ते ने या किसी अन्य जानवर ने काटा है, उस जगह पर प्रिकलिंग सेंसेशन देखने को मिल सकता है, बर्निंग जलने जैसा सेंसेशन देखने को मिलेगा। इसके बाद में बात करते हैं, पढ़ते हैं अपन फ्यूरियस रेबीज के बारे में कि फ्यूरियस में कौन कौन से टाइप में कौन कौन सी स्टेजेस होगी। तो यहां पर सबसे पहले आपको हेडिंग लगाना है फ्यूरियस रेबीज। फ्यूरियस रेबीज के बारे में पढ़ना है कि फ्यूरियस रेबीज क्या होता है। फ्यूरियस रेबीज की अपन बात करने वाले हैं कि फ्यूरियस रेबीज क्या होगा। तो फ्यूरियस रेबीज में मेनली 3 स्टेज देखने को मिलती है। पहली स्टेज होती है प्रोड्रमल स्टेज होगी, सेकंड होती है एक्यूट न्यूरोलॉजिकल स्टेज और तीसरी स्टेज में कोमा एंड डेथ हो सकती है। बात करते हैं फ्यूरियस रेबीज की। तो फ्यूरियस रेबीज में बात करेंगे पहली स्टेज प्रोड्रमल स्टेज देखने को मिलेगी। प्रोड्रमल स्टेज कितने दिन की हो सकती है, तो यहाँ पर प्रोड्रमल स्टेज होती है 2 से 10 दिन की देखने को मिलेगा, 2 to 10 डेज की देखने को मिल सकती है। अब इसमें नॉर्मल साइन एंड सिम्टम आते हैं, जैसे फीवर होगा, हेडेक होगा, एंजाइटी होती है, उसके साथ डिस्कम्फर्ट होता है, डिस्कम्फर्ट होगा, बाइट साइड पर सोर थ्रोट होगा, नोजिया, वोमिटिंग देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पर मेनली आपको लिखना है कि यहाँ पर फीवर हो सकता है, हेडेक देखने को मिल सकता है, नोजिया वोमिटिंग देखने को मिल सकती है, एंजाइटी देखने को मिलेगा। पर्सन होगा अगर उसको कुत्ते ने काट लिया है तो वो थोड़ा सा इसीलिए घबराहट रहती है कि उसको कहीं रेबीज ना हो जाए, तो एंजाइटी मिल सकती है देखने को। यहाँ पर बर्निंग सेंसेशन और प्रिकलिंग सेंसेशन यहाँ पर देखने को मिलता है, तो बर्निंग सेंसेशन देखने को मिलेगा। और पर्सन में मेनली यहाँ पर एंजाइटी होती है और पर्सन होता है उसको डिस्कम्फर्ट देखने को मिलता है, तो डिस्कम्फर्ट देखने को मिलेगा।
डिस्कम्फर्ट होता है, डिस्कम्फर्ट एट वुंड साइट पर डिस्कम्फर्ट देखने को मिलता है। तो ये सभी क्या है, इसके साइन एंड सिम्टम हो गए हैं कि किस तरीके से इसमें साइन एंड सिम्टम आते हैं और किस तरीके के इसमें साइन एंड सिम्टम देखने को मिलते हैं। तो आगे इसमें बात करने वाले हैं सेकंड स्टेज के बारे में कि सेकंड स्टेज कौन सी स्टेज होती है। तो न्यूरोलॉजिकल स्टेज होगी। तो सेकंड नंबर पर आप लिखिए कौन सी स्टेज आती है। तो अक्यूट न्यूरोलॉजिकल, अक्यूट का मतलब होता है जल्दी से आ जाएगी, तो अक्यूट न्यूरो लॉजिकल स्टेज। अक्यूट न्यूरोलॉजिकल स्टेज अब क्या होती है, क्या क्या देखने को मिलता है, ये सभी अपन इसमें पढ़ने वाले हैं। अक्यूट न्यूरोलॉजिकल स्टेज का मतलब होता है कि इसमें जो नेक होती है रिजिड देखने को मिलेगा, कंफ्यूजन हो जाएगा, अग्रेशन हो जाएगा, वायोलेंट इसमें बिहेवियर करने लगेगा, एक्साइटमेंट हो जाता है, उसके साथ में हाइपर सलाइवेशन होगा, एक्सेसिव मात्रा में क्या हो जाता है वहां पर सलाइवा का सिक्रेशन होने लग जाता है, अनकंट्रोल्ड एक्साइटमेंट होता है, कन्वर्जन आने लग जाते हैं, फिट्स आने लग जाते हैं, दौरे आने लग जाते हैं। जहां पर आगे बात करेंगे यहाँ पर कि उसको एरोफोबिया हो जाएगा, एयर में, ओपन स्पेस में, या फिर आपको खुली एयर में या ऊंचाई के साथ साथ हवा वाले स्थान पर उसको क्या लगने लग जाता है, फ्लाइंग वाले स्टेज से डर लगने लग जाता है। आगे बात करते हैं वहां पर हाइड्रोफोबिया हो जाएगा, पानी से डर लगने लगे जाएगा, फियर होगा, उसको डेथ का फियर लगने लग जाता है, उसको मृत्यु का डर सताने लग जाता है। उसके साथ में एक इंपॉर्टेंट साइन देखने को मिलेगा, प्रियापिस्म देखने को मिलता है। प्रियापिस्म का मतलब क्या होता है, इरेक्शन ऑफ द पेनिस। अब पेनिस का इरेक्शन होता है, तो कब पेनिस का इरेक्शन कब होता है, जहां पर कोई भी सेक्सुअल रिलेशनशिप होती है या फिर इमोशनल होता है तब होता है यहाँ पर। लेकिन अगर किसी पर्सन में, किसी मेल में अगर परमानेंट इरेक्शन देखने को मिलता है पेनिस का, तो उसे नाम दिया जाता है प्रियापिस्म के नाम से जानते हैं। तो ये आपको मेनली इंपॉर्टेंट साइन होता है, इसको याद रखना है। फोटोफोबिया होने लग जाएगा, तो वहां पर फोटो से भी डर लगने लग जाता है। फोटो का मतलब होता है प्रकाश से, मतलब आपको प्रकाश से डर लग रहा है, किसी फोटो खींचने से डर नहीं लगेगा। बात करते हैं सबसे पहले एक्यूट में क्या होगा, तो यहाँ पर आप लिख लीजिए जल्दी से, नेक होती है, रिजिड देखने को मिलेगा, हाइपर सलाइवेशन होता है, सलाइवा का सिक्रेशन होगा, वो ज्यादा होने लग जाता है, तो हाइपर सलाइवेशन देखने को मिलेगा, एक्सेसिव एक्साइटमेंट देखने को मिलेगा, एक्सेसिव एक्साइटमेंट देखने को मिलता है। एक्सेसिव एक्साइटमेंट होगा जैसे किसमें देखने को मिलता है, वायोलेंट बिहेवियर। एक्सेसिव एक्साइटमेंट किसमें होता है, तो यूरोप मेनिया वाली कंडीशन हो जाती है। यहाँ पर वायोलेंट बिहेवियर करेगा। वायोलेंट बिहेवियर का मतलब होता है कि जंगली जानवर की तरह व्यवहार करने लग जाता है, बिल्कुल पूरी तरीके से वायोलेंट हो जाता है। यहाँ पर अनकंट्रोल्ड एक्साइटमेंट होगा। बात करते हैं कन्वर्जन आने लग जाएगा, कन्वर्जन। अब कन्वर्जन के बाद में अपन कन्वर्जन के बारे में, फिट के बारे में, एपिलेप्सी क्या होती है और टेटेनी क्या होती है, इन सभी के बारे में डील करने वाले हैं। तो अभी मैं आपको बताने वाला हूं ट्रेमर क्या होता है, बात करेंगे उसको। कन्वर्जन होता है, लेकिन बात करें उसके बाद में एक साइन जो इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, यहाँ पर मेनली देखने को मिलेगा प्रियापिस्म। प्रियापिस्म का मतलब होता है कि परमानेंट, पी का मतलब परमानेंट, पी से याद रखना है आपको कि परमानेंट, और पी से याद रखना है परमानेंट, एंड पी से याद रखना है पेनिस। तो परमानेंट इरेक्शन ऑफ पेनिस, परमानेंट इरेक्शन ऑफ पेनिस को नाम दिया जाता है प्रियापिस्म के नाम से जानते हैं। तो अगर परमानेंट इरेक्शन हो रहा है पेनिस का बिना किसी सेक्सुअल एक्साइटमेंट के, तो उसे नाम दिया जाता है प्रियापिस्म के नाम से जानते हैं। इसको एरोफोबिया होगा। एरो का मतलब होता है कि खुली वाइंड से या हवा से या फिर फ्लाइंग से क्या लगना है, डर लगता है। तो एरोफोबिया देखने को मिलेगा। एरोफोबिया के साथ साथ इसमें हो सकता है हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया को आपको, एरोफोबिया इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मेनली देखा जाता है, वो देखा जाता है हाइड्रोफोबिया देखने को मिलेगा। हाइड्रोफोबिया का मतलब होता है पानी से डर लगना। फियर फ्रॉम वाटर इज नॉन एज द हाइड्रोफोबिया का मतलब है फियर फ्रॉम वाटर, वाटर से डर लगना क्या कहलाता है, हाइड्रोफोबिया के नाम से जानते हैं। यहाँ पर लास्ट स्टेज में जाते जाते उसको
फोटोफोबिया भी हो जाता है। फोटोफोबिया का मतलब होगा कि लाइट या प्रकाश से डर लगता है, तो खींच मेरी फोटो से डर नहीं लगता, वो आराम से सेल्फी लेगा, सेल्फी लेता है, बेधड़ल्ले से लेता है, फोटो खिंचवाएगा यहाँ पर। लेकिन वो जैसे ही प्रकाश में या लाइट में जाता है सूरज के, तो उसमें क्या देखने को मिलता है, उससे डर लगता है। अब फोटोफोबिया क्यों होता है, तो यहाँ पर हाइड्रोफोबिया क्यों होता है, तो हाइड्रोफोबिया का मतलब होता है कि उसका इंटेंस क्या हो जाता है, लैरिंगोस्पाज्म हो जाता है। लैरिंग्स में इंटेंस स्पाज्म होने की वजह से जब भी वो कभी पानी पीता है तो बहुत सेवियर पेन और उसको क्या देखने को मिलता है, स्पाज्म देखने को मिलता है। तो उसके डर के मारे वो पानी नहीं पीता है, पानी से उसको डर लगने लग जाता है। तो ये इसका मेन रीजन देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर कि थर्ड स्टेज में क्या हो सकती है, तो थर्ड स्टेज की अपन बात करेंगे तो कोमा एंड डेथ देखने को मिल सकती है, पर्सन होगा। अब लास्ट स्टेज में पर्सन या तो कोमा में चला जाएगा क्योंकि उसका नर्वस सिस्टम है मेनली। अब आपको बात करनी है कि जो रेबीज होता है मेनली किस पर अफेक्ट करता है, तो मेनली ये अफेक्ट करता है नर्वस सिस्टम पर जाकर के। बॉडी का जो सबसे इंपॉर्टेंट सिस्टम होता है नर्वस सिस्टम, जो कि बॉडी पर कंट्रोल करके रखता है, ये पूरे सिस्टम को हिला देने वाला डिजीज होती है, जिसमें जाकर के नर्वस सिस्टम को पहले सबसे पहला आघात करता है, नर्वस सिस्टम पर करेगा। जब नर्वस सिस्टम काम नहीं करेगा तो बॉडी के क्या हो जाते हैं, मल्टी ऑर्गन में फेल्योर देखने को मिलेगा और उसकी वजह से वहां पर पैरालाइसिस देखने को मिलता है। तो सेकंड स्टेज में अपन पढ़ने वाले हैं जो सेकंड टाइप का पोलियो है, पैरालाइटिक पोलियो की बात करेंगे कि पैरालाइटिक पोलियो में कौन कौन से साइन एंड सिम्टम देखने को मिलते हैं। तो पैरालाइटिक पोलियो होता है उसमें जस्ट अपोजिट टू द फ्यूरियस रेबीज, जो पैरालाइटिक रेबीज होता है वो उसमें जो फ्यूरियस रेबीज होता है उसके जस्ट अपोजिट साइन एंड सिम्टम देखने को मिलेगा, जहां पर यहाँ पर एक्सेसिव एक्साइटमेंट था, उसके साथ वायलेंट बिहेवियर कर रहा था, ज्यादा मेनिया वाली जैसी कंडीशन थी। लेकिन यहाँ पर अब बिल्कुल सुस्त पड़ जाएगा, डिप्रेशन में जाने वाली कंडीशन के लाइक जैसे सिम्टम आने लग जाएंगे, तो बिल्कुल सुस्त हो जाएगा, लथार्जी हो जाएगा, एक्टिविटी होगी बिल्कुल डल हो जाती है, बहुत कम अफेक्टेड होगा। यहाँ पर मेनली उसका जो एक्टिविटी होती है बिल्कुल कम हो जाएगी। तो यहाँ पर बात करते हैं पैरालाइटिक रेबीज के बारे में कि पैरालाइटिक रेबीज क्या होता है। तो पैरालाइटिक रेबीज की मैं बात करूं तो यहाँ पर मेनली क्या होता है, पैरालाइसिस पैरालाइसिस देखने को मिलेगा। पैरालाइसिस क्यों देखने को मिलता है, तो पैरालाइसिस कहां पर देखने को मिलेगा, पैरालाइसिस सीन एट द वुंड साइट पर मेनली सबसे पहले पैरालाइसिस कहां होता है, तो जहां पर वुंड था, जहां पर घाव था, वहां पर क्या देखने को मिला, पैरालाइसिस देखने को मिलेगा। एंड ये क्या कर जाता है, धीरे धीरे फॉरवर्ड ग्रो करेगा। तो पैरालाइसिस हुआ, उसके बाद में क्या होगा, ये फॉरवर्ड आगे धीरे धीरे फॉरवर्ड ग्रो करता जाएगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ और ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की तरफ ये जाता रहता है, ग्रो करता रहता है। ये इन्वॉल्व होते हैं वाइटल, अब धीरे धीरे जाकर के सभी वाइटल ऑर्गन को, ऑल वाइटल ऑर्गन को, जो भी आपके वाइटल ऑर्गन्स होते हैं, हार्ट हुआ, ब्रेन हुआ, उन सभी को क्या कर लेगा, वाइटल ऑर्गन को, ऑल वाइटल ऑर्गन को इन्वॉल्व कर लेता है, किडनी को एंड लीवर को, इन सभी को क्या कर लेगा, इन्वॉल्व कर लेगा। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं तो ये क्या होता है, जस्ट अपोजिट में जो साइन एंड सिम्टम आते हैं, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन होते हैं, वो जस्ट अपोजिट टू द फ्यूरियस रेबीज के जस्ट अपोजिट में इसके साइन एंड सिम्टम देखने को मिलेगा। तो जस्ट अपोजिट टू द फ्यूरियस रेबीज के अपोजिट में जहां पर वहां पर एक्साइटमेंट हो रहा था, यहाँ पर पर्सन होगा वो लथार्जी देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लथार्जी हो जाएगा, बिल्कुल सुस्त पड़ जाएगा, एक्टिविटी होगी वो कम हो जाएगी, तो लेस एक्टिव देखने को मिलेगा। इस तरीके के इसमें साइन एंड सिम्टम आने लग जाते हैं। इसमें डेथ भी देखने को मिलती है। अब डेथ क्यों देखने को मिलेगी, डेथ इज ड्यू टू द मल्टी ऑर्गन फेल्योर होने की वजह से, मल्टी ऑर्गन फेल्योर की वजह से क्या देखने को मिल सकती है, डेथ देखने को मिल सकती है। मल्टी ऑर्गन में फैल होने की वजह से यहाँ पर डेथ देखने को मिल सकती है। बात करते हैं हाइड्रोफोबिया की, कि हाइड्रोफोबिया क्यों देखने को मिलता है। तो हाइड्रोफोबिया का आपको आंसर देना है, मैंने पहले बता दिया है। तो हाइड्रोफोबिया किसकी वजह से होता है, तो हाइड्रोफोबिया होगा यहाँ पर सीवियर और इंटेंस स्पाज्म इन द नेक मसल्स, यहाँ पर इंटेंस लैरिंगोस्पाज्म होता है। तो हाइड्रोफोबिया किसकी वजह से देखने को मिलेगा, लैरिंगो
लैरिंगोस्पाज्म की वजह से क्या देखने को मिलता है, हाइड्रोफोबिया देखने को मिलेगा। और ये क्या होता है, सीवियर स्पाज्म इन द नेक मसल। लैरिंगोस्पाज्म में क्या होगा, सीवियर स्पाज्म देखने को मिलेगा। सीवियर स्पाज्म इन नेक मसल्स में क्या देखने को मिलता है, सीवियर स्पाज्म देखने को मिलता है, तो इसे नाम दिया जाता है लैरिंगोस्पाज्म के नाम से जानेंगे। बात करते हैं कि नेगरी बॉडीज क्या होती है, तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हाइड्रोफोबिया पूछा जाता है कि हाइड्रोफोबिया किसमें देखने को मिलता है, रेबिस में देखने को मिलता है। नेगरी बॉडीज क्या होती है, तो नेगरी बॉडीज का मतलब होता है कि ये कौन सी बॉडीज होती है, तो नेगरी बॉडी होती है, उसको एक्सप्लेन किया था, किसने एक्सप्लेन किया, तो एडेल्ची नेगरी ने इसको, नेगरी बॉडी की बात करें तो इसको एक्सप्लेन किसने बताया था सबसे पहले, तो इसके बारे में एक्सप्लेन किया था बाय द एडेल्ची एडेल्ची नेगरी ने। एडेल्ची नेगरी ने इसके बारे में बताया। कब बताया, 1903 में एडेल्ची नेगरी ने आकर के बताया कि नेगरी बॉडीज क्या होती है, और उन्हीं के नाम पर पे ठप्पा ठोक करके ये लिख दिया गया कि नेगरी बॉडीज क्या होती है, तो उन्हीं के नाम का नामकरण करने के लिए इसको नेगरी बॉडी बोल दिया गया। तो नेगरी बॉडी क्या होती है, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक बेसोफिलिक ग्रेन्यूल्स होती है। तो नेगरी बॉडीज क्या है, इंट्रा साइटोप्लाज्मिक बेसोफिलिक ग्रेन्यूल्स। इंट्रासाइटोप्लाज्मिक बेसोफिलिक क्या होती है, ये ग्रेन्यूल्स होती है। तो इंट्रासाइटोप्लाज्मिक बेसोफिलिक क्या है, ग्रेन्यूल्स है। तो ये क्या है, नेगरी बॉडीज इंट्रासाइटोप्लाज्मिक बेसोफिलिक ग्रेन्यूल्स होता है, जो मेनली किसमें बनती है, फॉर्म्ड इन द न्यूरॉन, फॉर्म्ड इन न्यूरॉन्स में देखने को मिलती है। तो नेगरी बॉडीज कहां बनती है, न्यूरॉन में बनती है। क्या होती है, विद इयोसिनोफिलिक कैरेक्टरिस्टिक। तो इंट्रासाइटोप्लाज्मिक बेसोफिलिक क्या होती है, ग्रेन्यूल्स होते हैं। नेगरी बॉडीज का मतलब होता है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक बेसोफिलिक ग्रेन्यूल्स होते हैं, जो कि मेनली कहां बनते हैं, यहां पर न्यूरॉन्स में देखने को मिलेगा। और इसके साथ में कैरेक्टर क्या होता है इसका, विद द इयोसिनोफिलिक कैरेक्टर होगा, विद इयोसिनो विद द इयोसिनोफिलिक कैरेक्टर के साथ में देखने को मिलेगी। इयोसिनोफिलिक कैरेक्टर के साथ में नेगरीज बॉडी देखने को मिलती है। बात करते हैं इसके डायग्नोसिस की, तो डायग्नोसिस होता है मेनली अर्ली स्टेज में इसका डायग्नोसिस नहीं हो पाता है, क्योंकि यहाँ पर जो वायरस होता है मेनली फ्लूइड में प्रेजेंट नहीं होता है। तो यहाँ पर इसका डायग्नोसिस करते हैं वो इंट्रावाइटियम के साथ में, या पोस्टमार्टम करते हैं, उस टाइम पर इसका पता लगता है कि इसको क्या था, रेबीज होता है, क्योंकि अर्ली स्टेज में मेनली देखने को नहीं मिलता है। जो डेड एंड इन्फेक्शन होता है, यहाँ पर वो मेनली देखने को मिलता है वुमेन्स में। डेड एंड इन्फेक्शन होगा, वुमन की क्या करवा सकता है, जान ले जा सकता है। अगर मान लीजिए एक बार रेबीज हो जाता है और जाकर के आपके नर्वस सिस्टम को उसने अच्छी तरीके से अफेक्ट कर दिया, तो उस पर्सन में क्या होती है, उसकी जान जा सकती है। बात करेंगे इसके बाद में मैनेजमेंट की बात करते हैं, तो मैनेजमेंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगर किसी पर्सन में आपको पता चल जाता है कि किसी पर्सन में क्या है, रेबीज है, या किसी ने कुत्ते ने उसको काट लिया है, या किसी और भी एनिमल्स ने उसको क्या कर दिया है, बाइट कर दिया है, तो अब आपको उसको जल्दी से जल्दी उसका क्या करना है, मैनेजमेंट करना है। यहाँ पर आपको जल्दी से उसका मैनेजमेंट नहीं करोगे तो थोड़े दिनों में कुत्ते के साथ साथ आप भी भगवान को प्यारे हो जाने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इसका मैनेजमेंट क्या होगा। तो फर्स्ट स्टेज मैनेजमेंट आपको क्या करना है, उसके बारे में मैंने पहले भी पढ़ाया हुआ था कि फर्स्ट स्टेज मैनेजमेंट क्या करोगे। उसके बाद में इम्यूनोग्लोबुलिन देना है, रेबीज एंटीवायरस, रेबीज वैक्सीन लगानी है, इम्यूनोग्लोबुलिन देना है, ये सभी के बारे में आपको पढ़ना है। तो मैनेजमेंट मेनली 3 एस्पेक्ट से करते हैं। पहला होता है यहाँ पर कि पहला मैनेजमेंट का जो दृष्टिकोण होता है या एस्पेक्ट होता है वो क्या होगा। तो पहला मैनेजमेंट का जो एस्पेक्ट है वो देखने को मिलेगा कि यहाँ पर मैनेजमेंट की बात करते हैं, तो मैनेजमेंट में सबसे पहले फर्स्ट एड मैनेजमेंट करना है। फर्स्ट एड मैनेजमेंट। अब फर्स्ट एड मैनेजमेंट में क्या करोगे, सेकंड नंबर पे यहां पर क्या देनी है, एंटी रैबिस वैक्सीन लगाना है। एंटी रैबिस वैक्सीन के साथ साथ आप क्या लगानी है, थर्ड नंबर पे एंटी रैबिस इम्यूनोग्लोबुलिन, एंटी रैबिस इम्यूनोग्लोबुलिन लगाना है।
तो एंटी रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन लगानी है। ये तीन एस्पेक्ट आपको ध्यान रखने हैं, किस तरीके से आपको काम करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले फर्स्ट एड मैनेजमेंट करना है। फर्स्ट एड मैनेजमेंट में क्या आता है, तो फर्स्ट मैनेजमेंट में अब आपको सबसे पहले इसकी कैटेगरी डिवाइडेड करनी है कि कैटेगरी फर्स्ट में कौन सा आएगा। तो कैटेगरी फर्स्ट की बात करते हैं तो वो पर्सन आएंगे जिनको की केवल नॉन इंटैक्ट स्किन पर, यहाँ पर एनिमल ने लिख किया है नॉन इंटैक्ट स्किन या टच में आया है पर्सन के, वहां पर कैसे आया कि टचिंग और फीडिंग हुआ है एनिमल को, या उसने लिख किया है नॉन इंटैक्ट स्किन पर, या उस सॉरी अगर कोई पर्सन है जिसको क्या हुआ है कैटेगरी फर्स्ट में, वो आते हैं जिनको की केवल नॉन इंटैक्ट स्किन थी, जहां पर आपकी इंटैक्ट स्किन है, किसी तरीके का घाव चोट का निशान नहीं है, वहां पर अगर कोई ने बाइट नहीं किया है, केवल उसने लिख किया है इंटैक्ट स्किन पर लिख करेगा तो किसमें आएगा, कैटेगरी फर्स्ट में देना है। बात करते हैं यहां पर तो इसमें किसी तरीके का पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। बात करते हैं सेकंड कैटेगरी में कौन से आते हैं। सेकंड कैटेगरी में वो आते हैं जिनको कि सुपरफिशियल बाइट किया है, स्क्रैच किया है या निबलिंग की है, लेकिन वहां पर किसी तरीके का ब्लीडिंग नहीं है। तो फर्स्ट एज मैनेजमेंट के साथ में वहां पर क्या करना है, एंटी रेबीज उसको वैक्सीन लगा देनी है। बात करते हैं कैटेगरी थर्ड में, तो कैटेगरी थर्ड में वो आते हैं जिनको के मल्टीपल सिंगल और मल्टीपल ट्रांसडर्मल क्या हुआ है, वहां पर स्क्रैचिंग करी है या बाइट किया है, उसके साथ साथ ब्लीडिंग हो रही है, तो ब्लीडिंग हुआ है, घाव हुआ है, यहाँ पर वहां पर वुंड हुआ है, या फिर लीक कर लिया है किसने, किसी एनिमल ने नॉन इंटैक्ट स्किन पर लिख किया है, तो ये मेनली देखने को मिलेगा कैटेगरी थर्ड में रखते हैं। बात करते हैं कि यहाँ पर कैटेगरी वाइज, तो कैटेगरी में कौन कौन से कैटेगरीज देखने को मिलती है, तो कैटेगरी की बात करेंगे यहाँ पर कैटेगरी फर्स्ट में कौन सा आता है, सेकंड में कौन सा आएगा और थर्ड में कौन से देखने को मिलता है। तो यहाँ पर बात करनी है सबसे पहले कैटेगरी फर्स्ट की बात करेंगे कि कैटेगरी फर्स्ट में कौन सा आता है। तो कैटेगरी फर्स्ट की मैं बात बता दूं, कैटेगरी फर्स्ट में वो आएंगे कि जहां पर टचिंग और फीडिंग हुआ है, एनिमल ने यहां पर मेनली क्या हुआ, या तो एनिमल्स ने आपको टच किया या फिर लिक किया है, और लिक कहां पर किया है, लिक का मतलब होता है यहाँ पर अगर उसने जीभ से वहां पर चाट लिया है तो यहाँ पर टचिंग हुआ, लिक किया है, कहां पर किया है, तो इंटैक्ट स्किन थी, किसी तरीके का कोई घाव नहीं था, इंटैक्ट स्किन पर उसने लिक किया है, तो ये कैटेगरी फर्स्ट में जाएगा। यहाँ पर किसी तरीके का नो पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस इज रिक्वायर्ड, किसी तरीके का कोई भी किसी तरीके का पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस है वो रिक्वायर्ड नहीं होता है। तो यहाँ पर मेनली किसी तरीके का कोई पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन बात करें सेकंड में कौन सा आता है, सेकंड कैटेगरी की बात करें तो कैटेगरी सेकंड में कौन सा आएगा, तो कैटेगरी सेकंड में आते हैं वो जिनको के मेनली यहाँ पर स्क्रैचिंग किया है, स्क्रैचिंग किया है या फिर उनको निबलिंग किया है। अगर कोई मान लीजिए आपने जानवर पाल रखा था या कुत्ता था उसने या बिल्ली थी, उसने आपको निबलिंग कर लिया, मतलब आपके पंजों से उसने आपके झपट्टा मार दिया है, तो झपट्टा मारा, निबलिंग किया, स्क्रैच किया और यहाँ पर किसी तरीके की लेकिन कोई ब्लीडिंग नहीं देखने को मिली, ऊपर से वो बिल्कुल ऐसा स्क्रैच करके चला गया, किसी तरीके का वहां पर स्किन को डैमेज नहीं हुआ, ब्लीडिंग नहीं हुई है, तो नो ब्लीडिंग है, तो इसको डालना है कैटेगरी सेकंड में डालना है। अब इसमें क्या करना है, तो यहां पर फर्स्ट एड मैनेजमेंट करना है, फर्स्ट एड मैनेजमेंट करेंगे। फर्स्ट एड मैनेजमेंट के साथ में और क्या करना है आपको कि यहां पर फर्स्ट एड मैनेजमेंट और फर्स्ट एड मैनेजमेंट के बाद में आपको करना है कि यहां पर उसके साथ में एंटी रेबीज वैक्सीन भी लगानी है। तो यहां पर एंटी रेबीज
एंटी रेबीज वैक्सीन भी इसके साथ में लगाई जाती है। तो फर्स्ट एड मैनेजमेंट के साथ एंटी रेबीज वैक्सीन लगानी है। आज तो मेरे पैन है वो धोखा दे चुके हैं, थोड़ी देर के लिए आपको क्लास को स्टॉप करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर आपको फिर दिखाई नहीं देगा, तो आप कमेंट करोगे कि सर इसमें दिखाई नहीं दे रहा है। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा जल्दी से अपने साथ साथ जैसे मैं बोल रहा हूं तुरंत आपको नोट डाउन करना है, ताकि आपको यहाँ पर बोर्ड में कोई दिक्कत ना हो। आगे बात करते हैं थर्ड नंबर पे कि कैटेगरी थर्ड में क्या देखने को मिलेगा। तो कैटेगरी थर्ड की मैं बात कर लूं कि कैटेगरी थर्ड में आप लिख लीजिए कि कैटेगरी थर्ड में वो आते हैं जिनको कि मेनली यहाँ पर कैटेगरी थर्ड में वो पर्सन आते हैं जिनका कि कैटेगरी थर्ड की बात करते हैं। तो कैटेगरी थर्ड में वो पर्सन आएंगे जिनको के मेनली या तो सिंगल और मल्टीपल ट्रांसडर्मल सिंगल और मल्टीपल ट्रांसडर्मल क्या है वहां पर वुंड हुआ है, या सिंगल और मल्टीपल ट्रांसडर्मल क्या हुआ है, बाइट किया है। अगर कोई कुत्ता था उसने आपको एक बार या एक से ज्यादा जगह पर उसने बाइट कर लिया है और यहाँ पर एक्टिव ब्लीडिंग हुई है, एक्टिव ब्लीडिंग हो रही है, तो यहाँ पर बाइट किया उसके बाद में ब्लीडिंग हुई है और वुंड हो गया है, तो वहां पर या फिर उसने लिक कर लिया है। अब कहां पर लिक किया, तो लिक किया उसने किस पर लिक किया, लिक ऑन द नॉन इंटैक्ट स्किन, जहां पर घाव था उस पे आकर के नॉन इंटैक्ट स्किन पर अगर किसी ने लिक कर लिया है, तो नॉन इंटैक्ट स्किन पर लिक किया तो कौन सी कैटेगरी में जाएगा, थर्ड कैटेगरी में जाएगा। क्या इसका मैनेजमेंट करना है, तो यहां पर मैनेजमेंट की बात करते हैं तो फर्स्ट एज मैनेजमेंट के साथ एंटी रेबीज वैक्सीन देनी है और एंटी रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन देंगे। तो फर्स्ट यहां पर अगर आपको नहीं दिख रहा है तो आप ऊपर लिख सकते हैं, यहां पर मैं लिख रहा हूं कि थर्ड कैटेगरी का मैनेजमेंट क्या होगा। कैटेगरी थर्ड का मैनेजमेंट की बात करते हैं तो यहां पर सबसे पहले तो फर्स्ट एड मैनेजमेंट देना है, फर्स्ट एड मैनेजमेंट प्लस फर्स्ट एड मैनेजमेंट के साथ में क्या देना है, एंटी रेबीज देनी है, एंटी रेबीज वैक्सीन देंगे। और एंटी रेबीज वैक्सीन के साथ साथ में और क्या देना है, तो एंटी रेबीज वैक्सीन के साथ में एंटी रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन भी देनी होती है। तो एंटी रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन भी इसके साथ साथ में ऐड कर देना है। तो यहां पर आपका तो तीनों कैटेगरी था उसका ट्रीटमेंट हो गया है। कैटेगरी फर्स्ट में वो आते हैं जिनको कि केवल क्या हुआ है, वहां पर इंटैक्ट स्किन पर लिक किया है, किसी तरीके का कोई घाव नहीं है, तो कोई पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिए कोई आपने कुत्ता था या बिल्ली थी, उसने आकर के जो कि जिसको क्या था रेबीज था, उसने आकर के आपके ऊपर झपट्टा मारा और उसमें उसने स्क्रैचिंग कर दी, आपके निबलिंग कर दिया, लेकिन किसी तरीके का घाव नहीं हुआ है, ब्लीडिंग नहीं हुई है, तो फर्स्ट एड मैनेजमेंट दो, उसके साथ में एंटी रेबीज के वैक्सीन भी दे दो आप प्रोफाइलैक्सिस के तौर पर। लेकिन बात करते हैं वो कुत्ता था बिल्ली था, उसने आकर के आपको बाइट किया, सिंगल बाइट किया या बहुत जगह आपको बाइट करके चला गया और वहां से वुंड हो गया है, एक्टिव ब्लीडिंग हो रही है, तो वहां पर चांसेस होते हैं, या फिर आपकी नॉन इंटैक्ट स्किन थी उसको आकर के उसने लिक कर लिया है, आप सो रहे थे, बड़े मस्त थे, सोना बाबू के प्यार में खोए हुए थे, यहाँ पर कुत्ता आपके हाथों में आकर के लिक कर रहा है, आपको पता ही नहीं, आप इतने खोए हुए थे। तो यहाँ पर अगर आपको खोना है तो उस किताब में या उस बुक में खोइए कि आने वाली जिंदगी में आपको भवसागर से पार कराकर जा सकती है। तो यहाँ पर जैसे उसने लिख किया तो यहाँ पर क्या हुआ, ब्लीडिंग हो रही थी यहाँ पर, तो मेनली देखने को मिलेगा उसने बाइट किया, ब्लीडिंग कर गया, वहां पर उसने रेबीज को अंदर डाल दिया। तो फर्स्ट एज मैनेजमेंट दो, एंटी रेबीज वैक्सीन दो, उसके साथ साथ में एंटी रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन भी देनी होती है। अब फर्स्ट एड मैनेजमेंट में क्या करते हैं, उसके लिए क्या नहीं करते हैं, इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर आपको जल्दी से अगर कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहता है, वैसे दिख थोड़ा सा कम रहा है लेकिन मैंने समझाया है उसको, आप अपनी नोटबुक में जल्दी से कॉपी कर लीजिए, आगे बढ़ने वाले हैं उसके बाद में, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। तो यहाँ पर आपको किस तरीके का मैनेजमेंट करना है इसके बारे में बात कर ली है। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो मैं वापस से एक बार बोल करके आपको लिखा सकता हूं या मैं लिख करके बताऊं, जल्दी से आप कमेंट कर दीजिए यहाँ पर कि आपको दिखाई दे रहा है। तो आगे बढ़ते हैं, नहीं दिख रहा है तो वापस से इसको एक बार इनकी कैटेगरी का जो ट्रीटमेंट है उनके बारे में वैसे मैंने अच्छी तरीके से समझा दिया है, तो आप अपने नोट्स यहाँ पर खुद भी प्रिपेयर कर सकते हो। साथ के साथ में आगे बढ़ने वाले हैं, हम देखेंगे किसमें किस तरीके का क्या देखने को मिल सकता है और मैनेजमेंट के बारे में। तो यहाँ पर अपन को मेनली
पढ़ना है वो किसके बारे में पढ़ना है कि इसका फर्स्ट एड मैनेजमेंट क्या होगा। अब फर्स्ट एड मैनेजमेंट का मतलब होता है कि सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर मान लीजिए किसी डॉग ने आकर के कुत्ता है वो आपको काट सकता है, क्योंकि कुत्ता तो पहले से ही क्या होता है यहाँ पर नालायक है, वो जाकर के क्या कर देता है, बाइट कर देता है। तो कुत्ते पर विश्वास नहीं करना है आपको ज्यादा, क्योंकि कुत्ता है, लेकिन कुत्ते से बड़ा वफादार कोई नहीं होता है। लेकिन बेचारा वो क्या करे, अगर उसके दिमाग में रेबीज का वायरस घुस गया है तो वो बेचारा अपना कंट्रोल खो देता है। और इसी तरीके से अगर आपको कुत्ता अगर कोई काटता है तो उसके पत्थर मत मारिए, क्योंकि मेनली कुत्ता होता है वफादार होता है, लेकिन वो जब परेशान होता है या आप उसको परेशान करते हैं तभी जाकर के वो आपको सताता है, या फिर उसको रेबीज नामक एक बीमारी हो जाती है तो उसमें वो अपना कंट्रोल खो बैठता है, जो दिखता है उसी को क्या कर देता है, बाइट कर लेता है। तो यहां पर अपन बात करते हैं कि मेनली इसका रेबीज में फर्स्ट एड मैनेजमेंट क्या होगा। तो फर्स्ट एड मैनेजमेंट की बात करते हैं कि फर्स्ट एड में मैनेजमेंट क्या करना है। तो सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर टैप वाटर में जाकर के अगर मान लीजिए अब इसका क्या करेंगे, सबसे पहले मान लीजिए अगर आपको हाथ में यहाँ पर आपको अगर मान लीजिए आप ऐसे ऐसे चल रहे थे हाथ घुमा करके, तो उस दौरान आपको एक कुत्ता सामने से आता है और कुत्ते ने आकर के मान लीजिए आपको हाथ में क्या कर लिया, बाइट कर लिया है, डॉग ने बाइट किया। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये नहीं कि आप पहले कुत्ते को मारने भग रहे हैं और उसके चक्कर में, तो सबसे पहले आपको पहला काम करना है कुत्ते को छोड़ना है। पहले आपको सबसे पहले आपका काम करना है कि उसको जब भी आपको किसी तरीके का कोई डॉग बाइट करता है या कोई और प्रकार का कोई भी एनिमल बाइट करता है, सबसे पहले फर्स्ट एड मैनेजमेंट में जाना है। और फर्स्ट एड मैनेजमेंट क्या क्या करना है, उसको कि रिंस करना है, उसको उस वुंड को क्या करना है, वॉश द वुंड को सबसे पहले वॉश करना है फॉर 5 to 10 मिनट तक इन 5 to 10 मिनट, 5 से 10 मिनट के लिए उसको सबसे पहले वुंड को क्या करो, वॉश करो। अब वॉश कैसे करना है, विथ सोप एंड सॉल्यूशन। आप उसको साबुन लगा करके सोप एंड सॉल्यूशन के साथ में इसको अच्छी तरीके से वॉश करना है। अब सोप एंड सॉल्यूशन का अच्छी तरीके से वॉश करके उसके बाद में क्या करना है, कैसे करना है, तो टैप वाटर में इसको वॉश करना है। टैप वाटर क्या होता है मैं आपको अच्छी तरीके से बताने वाला हूं। सबसे पहले अगर आपको कोई एनिमल बाइट करता है या डॉग बाइट करना है, तो सबसे पहला काम है आपका कि जो खुला पानी होता है, जहां पर आपका टैप नल वाटर होता है, टैप वाटर में आप नल के पानी के नीचे जाइए, अपने हाथ को जहां पर आपको वुंड है या हाथ है पैर में जहां पर भी आपका वुंड है वहां पर उसको अच्छे से थ्रोली 5 से 10 मिनट के लिए कम से कम उसको अच्छी तरीके से उसको वॉश करना है। सोप एंड सॉल्यूशन का यूज करना है, अच्छी तरीके से उसको धोना है। तो सबसे पहला काम है कि जहां पर भी आपका वुंड है उसको धोना है 5 से 10 मिनट के लिए, उसको थ्रोली वाटर में, टैप वाटर में उसका क्लीनिंग करनी है। उसके बाद में आपको क्या करना है, अब यहाँ पर कभी भी आपको स्टिच को अवॉइड करना है। अगर मान लीजिए यहाँ पर इसी ने क्या हुआ, वुंड हुआ, तो यहाँ पर आपको क्या नहीं लगाने हैं, स्टिच अवॉइड अवॉइड करना है। किसको अवॉइड करना है, आपको स्टिच को, इस चीज को अवॉइड करना है। वहां पर किसी तरीके के टांके नहीं लगाने हैं। अब टांके क्यों नहीं लगाने हैं, अगर मान लीजिए यहाँ पर वायरस था और वायरस में जैसे ही आपने पहले से वहां पर क्या था, वहां पर वुंड था, और आप जैसे ही क्या करोगे वहां पर और स्टिच लगाओगे तो और वहां पर वो धागे के साथ साथ में, उसके स्टिच के साथ साथ में यहाँ से वायरस अंदर पेनिट्रेट करके आपकी बॉडी में चला जाएगा। तो इसीलिए स्टिच को अवॉइड करना है। लेकिन अगर जरूरत पड़े तो आप 24 से 48, अगर इफ रिक्वायर्ड, अगर रिक्वायर्ड होती है, जरूरत पड़ती है, तो आप कब लगा सकते हैं, इफ रिक्वायर्ड है तो आफ्टर द 24 to 48 आवर्स के बाद उसका स्टिच कर सकते हैं। यहां पर किसी तरीके का अवॉइड करना है बैंडेज को, बैंडेज भी आपको नहीं लगानी है, तो अवॉइड बैंडेज एंड स्टिच को अवॉइड करना है। आगे बात करने वाले हैं किस तरीके से। अब आगे आपको क्या करना है, तो यहाँ पर जो एंटी रेबीज वैक्सीन होती है, एंटी रेबीज सीरम होगा वो लगाना है। और एंटी रेबीज सीरम कैसे लगाना है, तो अप्लाई करना है लोकली, अप्लाई जहां पर काटा था वहां पर क्या करना है, अप्लाई लोकली एंटी रेबीज सीरम। एंटी रेबीज जो सीरम थी, एंटी रेबीज सीरम को क्या करना है, वहां पर लोकली अप्लाई करना है। अगर यहाँ पर आपने वुंड है या यहाँ पर कुत्ते ने डॉग बाइट किया है तो वहां पर क्या करना है, आपको अप्लाई करना है
लोकली एंटी रेबीज सीरम वहां पर लगानी होती है। और उसके बाद में अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ऑब्जर्व करना है उस एनिमल को। ऑब्जर्व द एनिमल, ऑब्जर्व करो उस एनिमल को फॉर 10 डेज के लिए, 10 से 14 दिन के लिए क्या करना है, उसको ऑब्जर्व करना है 10 to 14 डेज के लिए। अब क्यों करना है, अगर मान लीजिए कोई कुत्ता था या डॉग था, उसने आकर आपको बाइट किया, उसके बाद में वो आराम से एकदम हेल्दी कुत्ता था, दो तरीके के हो सकता है, एक इन्फेक्टेड हो सकता है जिसको रेबीज है, एक नॉर्मल कुत्ता हो सकता है, पालतू कुत्ता हो सकता है जिसको कि क्या नहीं होगा, रेबीज नहीं होगा। लेकिन अगर मान लीजिए उसको रेबीज था तो आपको उस पर निगरानी करनी है। और अगर जो डॉग है या जो भी एनिमल ने आपको बाइट किया, वो एनिमल अगर 10 से 14 डेज तक जीवित रहता है तो वहां पर आपकी जान जब तक जिंदा है, जब तक आपको कुत्ता दिख रहा है आपके मोहल्ले में, तो उसको देखकर खुशियां मनानी है। जिस दिन कुत्ता चला गया आपको भी थोड़ा सा टेंशन देकर चला जाएगा, क्योंकि अगर 10 से 14 दिन में अगर आपको कुत्ता नहीं मरता है तो उसका मतलब है जो डॉग था वो नॉन इन्फेक्टेड था, उसमें रेबीज नहीं था। क्योंकि रेबीज होगा तो वो 10 दिन में वो क्या हो जाता है, डेड हो जाता है। और अगर कुत्ता चला गया है तो आपकी भी वो सांसें हलक में लगा करके चला जाएगा। तो इसीलिए आपको उस एनिमल्स को क्या करना है, ऑब्जर्व करना है। अगर वो जिंदा है तो आपकी सांसें चल रही है, किसी तरीके का आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर वो चला गया तो फिर आप देख सकते हैं कि आपका विराम नाम छत हो सकता है। इसीलिए आपको उसको मेनली ऑब्जर्व करना होता है। अब ट्रीटमेंट की बात करते हैं यहां पर सेकंड में कि एंटी रेबीज वैक्सीन की बात करें कि अब आपको क्या लगानी है, एंटी रेबीज वैक्सीन लगानी है। अब एंटी रेबीज वैक्सीन कैसे लगाते हैं, कितनी लगाते हैं, कितनी डोज देते हैं। तो पहले आपने सुना होगा कि जब भी कुत्ता काटता था तो पेट में 14 इंजेक्शन लगते थे, लेकिन अब 14 इंजेक्शन नहीं लगते हैं मेरे दोस्तों, या तो 4 डोज लगती है या 5 डोज लगेगी। तो अगर सबसे पहले क्या करना है, अगर आप 4 डोज लगाते हैं तो 4 डोज कब कब लगाते हैं, कौन से रूट से देते हैं, तो 4 डोज को लगाया जाता है यहाँ पर 4 डोज एंड 5 डोज लगाते हैं। 4 डोज कब लगाते हैं, तो 4 डोज को लगाया जाता है, कौन से रूट से लगाते हैं, तो 4 डोज आईडी लगाते हैं। कब कब लगाएंगे, एक उस दिन जिस दिन काटा है उसके तीसरे दिन लगाते हैं, 3rd डे पर लगाते हैं, 7 डे पर लगाएंगे एंड 28 डे पर यहाँ पर वैक्सीन लगाई जाती है। 4 डोज में एंटी रेबीज वैक्सीन लगानी है, 4 डोज वाली लगाते हैं तो आईडी लगाना है उसको 0, 3, 7 एंड 28 पर लगाएंगे, हाथ में लगाया जाता है। बात करते हैं यहाँ पर कि कितनी डोज लगाते हैं, तो दोनों हाथों पे लगाते हैं, थोड़ा थोड़ा इसका आधा आधा करके इनको दोनों साइड में दोनों हाथों पे लगाना होता है। तो 2 डोज लगाते हैं ईच डे, तो यहां पर दोनों डोज लगाएंगे 2 डोज ऑन ईच डे। अब ईच डे पर दोनों हाथों में लगाते हैं तो ईच डे पर 2 डोज लगाते हैं, दोनों पे लगाएंगे, आधा आधा करके यहाँ पर लगाया जाता है। कहां पर लगाते हैं, तो यहाँ पर डेल्टोइड में ये मेनली लगाया जाता है। आगे बात करते हैं 5 डोज के बारे में कि 5 सेकंड नंबर पे 5 डोज कैसे लगानी है, तो 5 डोज को मेनली लगाया जाता है, आईएम लगाते हैं, डेल्टोइड मसल्स में लगाते हैं। कब कब लगाते हैं, तो 0, 3, 7, 14 एंड 28 डेज पर इसको लगाया जाता है। तो 14 एंड 28 डेज पर लगाते हैं, एक डोज लगाते हैं, एक ही हाथ में यहाँ पर लगाई जाएगी। कौन से में लगाते हैं, तो यहाँ पर डेल्टोइड मसल्स में लगाया जाता है, तो डेल्टोइड मसल्स में ये मेनली लगाई जाती है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर सिंगल डोज लगाएंगे, तो डोज होती है सिंगल लगाते हैं, एक ही साइड के हाथ में लगाई जाती है, तो सिंगल डोज लगाएंगे, आईएम लगाते हैं, डेल्टोइड मसल्स में लगाते हैं। इसके बाद में अपन बात करते हैं अगर किसी को प्री एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस करते हैं तो वैक्सीन लगाएंगे, प्री एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस वैक्सीन, पीईपीवी के बारे में प्री एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस वैक्सीन 3 वीक तक या 3 इयर्स तक ये इफेक्टिव होती है, 3 साल तक डोज होती है 0, 7 और यहाँ पर 21 या 28 डेज में से किसी एक दिन लगाते हैं। तो फर्स्ट डोज 0 पे, सेकंड डोज होती है 7 पे एंड थर्ड डोज होती है वो या तो 21 या 28 दिन पर लगाई जाती है। बात करते हैं प्री एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस वैक्सीन के बारे में। प्री
एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस वैक्सीन अब क्या होती है इसके बारे में भी अपन डील करेंगे। तो प्री एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस वैक्सीन होती है 3 साल के लिए, ये इफेक्टिव देखने को मिलती है यहाँ पर, और कहां पर लगाते हैं, कितनी लगाते हैं, तो आईडी लगाते हैं 037 या 03, और यहाँ पर 03 पर नहीं लगाते, यहाँ पर 07, 21 और 28 दिन में से किसी एक दिन लगाएंगे, या तो आप 21 दिन पर लगा सकते हैं या 28 दिन पर आप लगा सकते हैं। तो ये मेनली इफेक्टिवनेस देती है, 3 साल तक आपको रेबीज से बचाती है। तो आपको क्या करवाना है, प्री एक्सपोजर यहाँ पर रेबीज वैक्सीन को लगवाना है। तो मेनली आपको यहाँ पर प्रिवेंशन करेगी 3 साल के लिए। तो आगे बढ़ते हैं, इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के दृष्टिकोण से, तो ये भी आपको याद रखना है कि इसका प्री एक्सपोजर जो प्रोफाइलैक्सिस वैक्सीन के बारे में, प्री एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस वैक्सीन, प्री एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस वैक्सीन, ये कितने इफेक्टिवनेस की बात करते हैं इसके, तो इसका जो इफेक्टिवनेस होती है, इफेक्टिवनेस होगी कितने दिन तक होती है, तो मेनली ये 3 इयर्स तक देखने को मिलेगा, 3 साल तक इफेक्टिव होती है। आगे बात करते हैं कौन से रूट से लगाते हैं, तो आईडी रूट से इसको लगाया जाता है, इंट्राडर्मल इसको लगाते हैं। आगे बात करते हैं इंट्राडर्मल के बाद में कितनी डोज लगाते हैं, तो डोज की बात करें तो इसमें 3 डोज लगाई जाती है। कब कब लगाते हैं, तो इसको मेनली लगाया जाता है 0 फर्स्ट डे, यहाँ पर 0 जिस दिन काटा है उस दिन, उसके बाद 7 डे पर, एंड 21 और 28 दिन में से किसी एक दिन, दोनों में से एक दिन लगाना है। या तो आप 21 पे लगा सकते हैं या 28 पर लगा सकते हैं। बात करते हैं मोस्ट कॉमन वैक्सीन होती है HDCV हो गई, ह्यूमन डिप्लॉयड कल्चर वैक्सीन होती है। बात करें अगर प्री एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस में मोस्ट कॉमन कौन सी वैक्सीन को यूज किया जाता है, तो मोस्ट कॉमन जो वैक्सीन होती है इसमें वो देखने को मिलेगा HDCV वैक्सीन होती है, वो मेनली यहां पर देखने को मिलती है। तो HDCV का मतलब होता है ह्यूमन डिप्लॉयड कल्चर वैक्सीन, ह्यूमन डिप्लॉयड कल्चर वैक्सीन होती है, ये मेनली लगाई जाती है। आगे बढ़ते हैं कि एंटी रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन के बारे में पढ़ेंगे। तो थर्ड नंबर का जो एस्पेक्ट था यहाँ पर एंटी रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन, एंटी रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन क्या होता है, तो एंटी रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन के बारे में पढ़ते हैं कि एंटी रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन क्या होगा। ये मेनली बात करते हैं 2 टाइप के देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पर हॉर्स इम्यूनोग्लोबुलिन हो सकता है, हॉर्स से होगा, हॉर्स IgG होगा, हॉर्स इम्यूनोग्लोबुलिन देखने को मिल सकता है, या फिर ह्यूमन इम्यूनोग्लोबुलिन देखने को मिलेगा। तो हॉर्स एंटी रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन, या फिर सेकंड नंबर पे आता है ह्यूमन एंटी रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन IgG। तो इम्यूनोग्लोबुलिन IgG को कहते हैं। बात करते हैं हॉर्स इम्यूनोग्लोबुलिन की, तो कितना देते हैं, 40 इंटरनेशनल यूनिट दिया जाता है, 40 इंटरनेशनल यूनिट पर केजी ऑफ बॉडी वेट के हिसाब से, बॉडी वेट है उसके हिसाब से कितना देंगे, पर केजी ऑफ बॉडी वेट के हिसाब से 40 इंटरनेशनल यूनिट देते हैं। कैसे लगाते हैं, तो इसको 50% को तो वुंड पे लगाया जाता है, 50% लगाई जाती है वुंड साइड पर, एंड 50% को लगाया जाता है IM रूट से इसको लगाते हैं। लेकिन बात करें ह्यूमन एंटी रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन के, तो मैक्सिमम इसको कितना लगाया जाता है, तो यहाँ पर लगाते हैं 20 इंटरनेशनल यूनिट पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से, 20 इंटरनेशनल यूनिट पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से इसको लगाते हैं। मैक्सिमम कहां पर लगाना है, तो मैक्सिमम इसको लगाया जाता है वुंड साइड पर लगाते हैं, और रिमेनिंग जो बचती है उसको वुंड साइड के बाद में यहाँ पर मिनिमम जो बची हुई डोज है उसको बाद में मैक्सिमम लगाने के बाद उसको IM लगा देते हैं। तो वुंड साइड पे मैक्सिमम लगाना है, उसके बाद IM इसको लगा सकते हैं। प्रिकॉशंस ऑफ द, अगर आपने अब देखिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और आपके लिए याद रखने वाला जो क्वेश्चन है वो यहाँ से होने वाला है। तो अगर आपको अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं। तो अगर आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में देखेंगे कि प्रिवेंशन
प्रिवेंशन क्या क्या करना है आफ्टर द इम्यूनोग्लोबुलिन। अगर आपने इम्यूनोग्लोबुलिन लिया है उसके बाद में आपको क्या क्या प्रिवेंशन करना है। तो सबसे पहला प्रिवेंशन है कि आपको किसी तरीके का कोई पटियाला पैक नहीं बनाना है, लिटिल पैक और फुल पैक नहीं बनाने हैं। तो अवॉइड करना है, आपको ड्रिंकिंग नहीं करनी है किसी तरीके का। यहाँ पर आपको शराबीपना नहीं दिखाना है, दारूड़ा नहीं बनना है, शराब को अवॉइड करना है। तो मेनली आपको अवॉइड करना है ड्रिंकिंग को या शराब को या अल्कोहल को आपको अवॉइड करना होता है। बात करते हैं सेकंड नंबर पे, तो आपको ऐसी कोई मेडिसिन नहीं लेनी है जो कि इम्यूनो सप्रेसेंट हो या फिर इम्यूनिटी को सप्रेस करने वाली ऐसी कोर्टिकोस्टेरॉइड मेडिकेशंस नहीं लेनी है। अब मेनली कोर्टिकोस्टेरॉइड क्या करती है, ये जाकर के इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर देती है। तो ऐसी जो भी इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग्स होती है या कोर्टिकोस्टेरॉइड होते हैं, जो प्रोटीन पाउडर्स होते हैं, बॉडी बिल्डिंग बनाने के लिए जो पाउडर्स आते हैं उनमें भी मेनली कोर्टिकोस्टेरॉइड्स आते हैं। तो उन सभी का आपको क्या करना होता है, अवॉइड करना है, नहीं तो ये जाकर के एक्टिवेट हो जाएगा और आप में भी क्या कर सकता है, अगर इम्यून सप्रेशन हुआ तो ये वायरस है आप में बॉडी में क्या हो सकता है, एक्टिव हो सकता है और आपको क्या करवा सकता है, मेनली देखने को मिलेगा कि रेबिस करवा सकता है। बात करते हैं शुड नॉट यूज द कोर्टिकोस्टेरॉइड, नहीं लेना है किसी तरीके का कोई भी फिजिकल और मेंटल अंडी वर्क नहीं करना है, किसी तरीके का कोई भी आपको शारीरिक जैसे हैवी एक्सरसाइज नहीं करनी है, ना किसी तरीके का कोई मेंटल डिस्ट्रेस लेना है। अगर आपकी सोना बाबू आपको छोड़कर चली जाती है तो भी आपको मस्त रहना है, हंसते रहना है, तंदुरुस्त रहना है। किसी तरीके का ये नहीं कि अगर कोई आपकी सोना बाबू आपको छोड़कर चली जाती है तो आप गुस्से में आकर के मेंटल स्ट्रेस में जाकर डिप्रेशन में जाकर के अपने हाथों की नसें और गले काट करके बैठ जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, नहीं तो आपको क्या हो सकता है, यहाँ पर इसका साइड इफेक्ट देखने को मिल सकता है। तो आपको सबसे पहले प्रिवेंशन की बात कर लेते हैं। ड्यूरिंग द प्रिवेंशन आफ्टर इम्यूनोग्लोबुलिन, रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन के बाद में क्या प्रिवेंशन करना है, तो सबसे पहले तो अल्कोहल को अवॉइड करना है। तो अवॉइड अल्कोहल फॉर 1 मंथ, कम से कम आपको 1 महीने के लिए आपके सबसे जिगरी दोस्त से अल्कोहल से, दारूड़ा से इसको दूर रखना है। तो अवॉइड करना है अल्कोहल को कितने दिन तक, फॉर 1 मंथ तक, कम से कम 1 मंथ तक। तो आपको दारू नहीं पीनी है या शराब का सेवन नहीं करना है, अल्कोहल या ड्रिंकिंग नहीं करनी है, पटियाला पैक या लिटिल पैक या फुल पैक बना करके किसी तरीके का नहीं पीना है। अपने दोस्तों के साथ में, उन दोस्तों के साथ जो ड्रिंकिंग करते हैं उनसे मिलने नहीं देना है या मिलने नहीं जाना है। सेकंड नंबर पे बात करते हैं यहां पर कि आपको अवॉइड करना है मेंटल और फिजिकल स्ट्रेस को नहीं लेना है। मेंटल और फिजिकल स्ट्रेस को क्या करना है, अवॉइड करना है। थर्ड नंबर पे अवॉइड करना है किसी तरीके का आपको कोई भी कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स या फिर किसी तरीके के इम्यून सप्रेसिव ड्रग नहीं लेनी है, इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग का नहीं लेना है। तो यहाँ पर ना तो आपको इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग लेनी है, ना किसी तरीके का कोई कॉर्टिकोस्टेरॉइड लेना है। तो ये आपको प्रिवेंशन रखना है आफ्टर द, या प्रिकॉशंस रखनी है, या प्रिवेंशन करना है, बचाव करना है, या फिर आप लिख सकते हैं यहाँ पर प्रिकॉशन क्या क्या सावधानियां रखनी है। तो प्रिकॉशन या प्रिवेंशन आफ्टर द इम्यूनोग्लोबुलिन, रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन के बाद आपको क्या करना है, रेबीज फ्री। अब रेबीज फ्री एरिया किसे कहते हैं, तो रेबीज फ्री एरिया का मतलब होता है ऐसा एरिया जहां पर, ऐसा देश या ऐसा एरिया जहां पर पिछले 2 साल से किसी में ना तो एनिमल में कोई केस आया है, ना ही कोई आपका ह्यूमन में किसी तरीके का रेबीज वायरस का केस देखने को मिला है। तो उसे क्या कहा जाता है, यहाँ पर नो केस ऑफ द रेबीज इन एनिमल और ह्यूमन आफ्टर द या सिंस लास्ट 2 ईयर। तो यहां पर नो केस ऑफ रेबीज इन ह्यूमन एंड एनिमल, ना तो किसी तरीके का एनिमल में कोई केस आया है, ना ह्यूमन में कोई केस आया है सिंस लास्ट 2 ईयर। अगर लास्ट 2 साल में किसी तरीके का यहाँ पर ह्यूमन में और एनिमल में कोई केस नहीं आता है तो उसे रेबीज के नाम से जानते हैं। तो पहला को रेबीज फ्री जो कंट्री थी वो कौन सी थी, तो रेबीज फ्री जो सबसे पहले कंट्री थी वो कौन सी रही थी, तो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया है, वो सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया सबसे पहले रेबीज फ्री कंट्री थी। बात करें भारत में भी, इंडिया में भी 2 ऐसे टेरिटरीज है, यहाँ पर जो इंडिया में है वो 2 यूनियन टेरिटरीज है, यहाँ पर 2 यूटी ऐसी है जहां पर मेनली इंडिया में क्या है, रेबीज फ्री है। तो पहला है लक्षद्वीप,
लक्षद्वीप एंड अंडमान एंड निकोबार, ये क्या है? अंडमान एंड निकोबार। अंडमान एंड निकोबार होती है, ये दोनों कंट्री क्या, दोनों यूनियन टेरिटरी है भारत में जो भी रेबीज फ्री है। लक्षद्वीप एंड अंडमान निकोबार है, ये दोनों क्या है, रेबीज से फ्री है। अगर आप रेबीज को सबसे पहले या रेबीज प्रिवेंशन करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, मैक्सिमम आपको कम से कम 80% एनिमल और ह्यूमन को क्या कर देना है, वहां पर वैक्सीनेशन कर देना है। तो रेबीज को फ्री करने के लिए सबसे पहले आपको 80% कम से कम एनिमल्स और ह्यूमन को क्या कर देना है, वहां पर वैक्सीनेट कर देना है। तो ये आपका पूरा रेबीज का एक एक क्वेश्चन जो भी बनता था वो पूरा कंप्लीट हुआ है। यहाँ से आने वाले देश और दुनिया के हर क्वेश्चन को अपन ने डील किया है, इससे बाहर कोई क्वेश्चन जाने वाला नहीं है। तो यहाँ पर पूरी तरीके से आपको डील करना है, रेबीज क्या होता है, किससे फैलता है, कब इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है, क्यों इसका इंक्यूबेशन किस पर डिपेंड करता है, क्या क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन होते हैं, क्या इसका डायग्नोसिस होता है, ट्रीटमेंट क्या होता है, इम्यूनोग्लोबुलिन प्रिवेंशन क्या करना है, और इम्यूनोग्लोबुलिन देने के बाद क्या क्या सावधानियां रखनी है, इन सभी के बारे में अपन ने एक एक करके डील कर लिया है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले यही बताना है, कंटिन्यू में मेहनत करनी है, क्योंकि मेहनत होती है कभी भी बेकार नहीं जाती है। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, सफलता एक दिन में नहीं मिलती है, लेकिन एक दिन जरूर मिलती है। और उस दिन के लिए आपको सतत बहुत दिनों तक रात में जाग जाग करके यहाँ पर पढ़ाई करनी होती है। तो जिम्मेदारियां ऐसी चीज होती है जो कि रातों की नींद छीन लेती है। रातों में जागने वाला हर लड़का आशिक नहीं होता है। तो यहाँ पर परिस्थितियां और जिम्मेदारियां होती है, सबके लिए अलग अलग होती है। यहाँ पर खुशी होती है वो कभी भी पैसों से नहीं मिलती है, तो खुशियां होती है वो परिस्थितियों पर डिपेंड करती है। जहां पर एक बच्चा गुब्बारा बेचकर खुश होता है, तो दूसरा बच्चा उस गुब्बारे को खरीद कर खुश होता है, और तीसरा बच्चा है तो उस गुब्बारे को फोड़ करके खुश होता है। तो इसलिए परिस्थितियां और खुशियां होती है, खुशी होती है वो कभी भी परिस्थिति पर डिपेंड नहीं करती है। आपको अगर अमीर बनने का शौक है तो पहले, अगर आपको राजा बनने का शौक है तो पहले आपको गुलाम की तरह मेहनत करना पड़ेगा। गुलाम की तरह जब मेहनत करोगे तभी आप राजा बन सकते हैं। अगर आप सोचे कि मैं राजा बन जाऊं तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। उससे पहले अगर आपको सफल होना है तो उससे पहले आपको जी जान लगा करके, रात दिन जाग करके, रात दिन एक दिन करके आपको मेहनत करनी पड़ती है। कि जिनके बड़े होते हैं सपने, उनको दिन के साथ साथ रातें भी जगानी पड़ती है, और किनारे पर बैठने से नहीं मिलते हैं खजाने। अंदर जाने के लिए या खजाने पाने के लिए आपको समुद्र में डुबकी लगानी पड़ती है। तो यहाँ पर आपको जाना है गहराई से। आप जिस तरीके से अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए, वन बाय वन करते हुए, एक टॉपिक को पूरी तरीके से अच्छे से डील करके आपको नेक्स्ट टाइम में अच्छे रिवीजन के साथ में आपको कंटिन्यूटी को मेंटेन करते रहना है। तो यहाँ पर आपने अच्छी तरीके से इस टॉपिक को डील किया है। अगर कोई भी आपको दिक्कत या परेशानी होती है तो आप बेशक आप कमेंट कर दीजिए, हम आपको रिप्लाई दे देंगे। यहाँ पर तो मंजिल को बुलाकर जिया तो क्या जिया, है दम तुझमें तो उसे पाकर दिखा। लिख दे खून से अपने कामयाबी की कहानी और बोल दे उस किस्मत को कि है दम तुझमें तो उसे मिटा कर दिखा, है दम तुझमें तो उसे मिटा करके दिखा। कि जहां तेरी याद ना आए वो तन्हाई किस काम के, जो बिगड़े रिश्ते ना बना दे वो खुदाई किस काम की। बेशक हमें जाना है अपनी मंजिल तक, पर जहां से अपने ना दिखाई दे वो ऊंचाई किस काम की, वो ऊंचाई किस काम की। तो अपने को साथ लेकर के चलिए, जहां पर अपने वो नहीं होते जो तस्वीर में साथ हो, अपने वो होते हैं जो तकलीफ में साथ होते हैं। तो अपनों का साथ को कभी नहीं छोड़ना है, अपनों को साथ लेकर के चलना है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए टॉपिक में नए वीडियो के साथ। और इसी तरीके का आपका प्यार और सहयोग बना रहा तो अपन आने वाले आपका जो एग्जाम है उसमें अच्छे से आपको अच्छी तरीके से डील करा करके आपके एग्जाम को फाइट कराने में बहुत ही ज्यादा कारगर सिद्ध होने वाला है। तो आपको अपनी बस मेहनत पे ध्यान रखना है, अपनी कंटिन्यूटी पे ध्यान रखना है। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक्स टू ऑल, लव यू टू ऑल।